नमस्कार, कोजागरी के चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं अतुल उपाध्याय। और अतुल जी जो हैं वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों पे नजर रखते हैं, खासकर बिहार में बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं पिछले 2 दशकों से, और 2 दशकों से बिहार की राजनीति पे गहरी नजर रखते हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रुपेश जी। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। अतुल जी, एक जो खबर आ रही है तरारी से, प्रशांत किशोर जी जो हैं, जो विशेषकर बिहार की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति को सुधारने के लिए वहां से दबंगई और अपराध को खत्म करने के लिए आए थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भाषा भी जो है वो बहुत बदली बदली नजर आ रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा पोस्टर फाड़ने को लेकर तरारी में, और क्या है, क्या मतलब प्रशांत किशोर बदले हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे। राजनीति में उनका पदार्पण 2022 में हुआ। उनकी यात्रा भितिहरवा से शुरू हुई थी। तब तक वो आम जन से दूर थे, वोटरों से दूर थे। राजनीतिज्ञों से उनका वास्ता तो था, लेकिन वोटरों से दूर थे। लेकिन अब उनका सीधा सीधा सरोकार 2 अक्टूबर के बाद वोटरों से हो रहा है। तो तरारी की जो घटना है, तो तरारी में इस बार उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पे उपचुनाव होना है, तो उनके भी उम्मीदवार वहां से चुनाव मैदान में है। तो शायद उनके उम्मीदवार का पोस्टर और बैनर किसी ने फाड़ दिया। वो बाहुबलियों के प्रभुत्व वाला इलाका भी माना जाता है। तो देखिए, बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है। अब जैसे क्रिकेट में आप देखिएगा कि हर पिच एक तरह का नहीं होता है। बिल्कुल। बिहार की राजनीति का जो पिच है वो बाउंसी ट्रैक है। तो यहाँ की जो ऊंचाई मर्यादा है वो थोड़ा बाउंस करती है। तो उसको ध्यान में रख के प्रशांत किशोर जी ने अपने भाषणों में या अपने बयानों में थोड़ा बदलाव जरूर किया है। तो उसे दबंगई की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं। वो धीरे धीरे बिहार की राजनीति में रम रहे हैं, ये कह सकते हैं। जी, बहुत एक बढ़िया इंसाइट है। असल में प्रशांत जी लगातार कुछ इंटरव्यूज में कहते रहे हैं कि वो अगला चुनाव जो बिहार का है उसमें एक बहुत जी, महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे ये क्लेम कर रहे हैं वो, कि एक महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे वो बिहार में प्ले करेंगे। और क्या लगता है जो अभी की स्थिति है, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को जगह बना पाएंगे? देखिए, मैं एक 2 मिनट का आपसे वक्त लूंगा। 2022 में प्रशांत किशोर ने इतिहरवा से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। जी। उसके पहले तक प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में ही जाने जाते थे, और संयोग से उस यात्रा की शुरुआत के दिन में वहां मौजूद था स्वयं। जी। तो मुझे करीब से देखने और जानने का मौका मिला कि पहली बार प्रशांत किशोर मंच पे जनता से कैसे मुखातिब हो रहे हैं। तो जी। पहली बार उनका जो एक नेता के तौर पे जो स्वरूप मैंने देखा, तो बड़े परिपक्वता के साथ उन्होंने लोगों से संवाद किया। ओके। और उन्होंने 6 शब्दों का अपना एक टैगलाइन बनाया था कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जी। तो ये उनका टैगलाइन वहीं से शुरू हुआ था, भितिहरवा से। उसके बाद जी। उन्होंने वहां से पदयात्रा शुरू की, पूरे चंपारण की और बिहार के अलग अलग जिलों में वो गए। और लगभग 2 साल के बाद इस वर्ष 2 अक्टूबर को उन्होंने अपने पार्टी की घोषणा कर दी। जी। तो प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे एक परिपक्व राजनेता के तौर पे बिहार में उभर जरूर रहे हैं। जी। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, ये तो जनता का मूड बताएगा। देखिए, बिहार की राजनीति में 2 बड़ी चीजें हैं। जी। यहाँ जाति तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नए खिलाड़ी, बिल्कुल। रणनीतिकार हैं। और पिछले 2011 से 2021 की आप बात कर लें या 2010 से 2021 की बात कर लें, तो उन्होंने 10 चुनाव जितवाए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों को। ये उनका भी दावा रहा है। 2017 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, वो वो जितवा नहीं पाए थे। तो प्रशांत इसे भी स्वीकार करते हैं। तो
ये दावे के साथ वो कहते हैं कि भाई मेरी भूमिका कुम्हार की तरह है। जी। तो मिट्टी का जो बर्तन है वो मिट्टी और चाक से बनता है और मेरी भूमिका कुम्हार की तरह। तो लोगों के बीच जाके सीधा सीधा यही कहते हैं कि आप अपने बीच से लोगों को चुनिए जी। और ये बताइए कि योग्य व्यक्ति कौन है जो आपके बच्चों को शिक्षा दे सकता है, रोजगार दे सकता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकता है। आप उनको चुन के सामने लाइए, वोट दिलवाना और चुनाव जितवाना मेरी जिम्मेदारी। तो हालांकि प्रशांत किशोर अभी विभिन्न सभाओं में ये दावा जरूर कर रहे हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा और अगला छठ जब आप मनाइएगा उसके बाद जनसुराज की सरकार होगी और ये उनका दावा जरूर है। अच्छा, ये जो सही सोच सही लोग वाली बात है, इसमें इस खेमे से ऊपर जो बुरे लोग या गलत लोग हैं, प्रशांत किशोर के लिए उस खून खेमे में किसको किसको रख रहे हैं? मतलब कौन ऐसा है जो इस खेमे से बाहर है बिहार की राजनीति में? देखिए, प्रशांत किशोर ने जब बिहार की राजनीति में अपना पांव जमाना शुरू किया तो उनके निशाने पे दो चीजें रही, एक परिवारवाद और एक भ्रष्टाचार। और वो लगातार ये कहते रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी का जो सिंबल है वो बस्ता है, स्कूल का बस्ता। जी। तो शिक्षा पे भी उनका जोर रहा है। तो दो चीजों पे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और एजुकेशन। उनका कहना है कि बिहार के बच्चे बाहर ना जाएं, लेकिन ये इस बार का जो उपचुनाव है 4 सीटों पे, उसमें उन्होंने 4 जो उम्मीदवार जो खड़े किए हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखेंगे तो 10वीं और 12वीं है। ओके। इस पे प्रशांत किशोर से सवाल भी पूछे गए थे कि आप शिक्षा की बात करते हैं, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बस्ता है, लेकिन आपने उम्मीदवारों का जो चयन किया है तो उनकी शैक्षणिक योग्यता उस स्तर की नहीं है, तो वो समाज में कैसे बदलाव लाएंगे? उनका यही कहना था कि शैक्षणिक योग्यता से किसी के राजनीतिक सफर को या का जो पद है उसको नहीं मापा जा सकता है। जनता में एक्सेप्टेंस किसका है, जनता किसको सही मानती, तो उनकी दलील ये थी उसके पीछे। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक थोड़ा बदलाव लेके जरूर आए हैं। 2025 का चुनाव उनके लिए कितना सफल होगा और वो कितना सफल हो पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वो प्रयास अपना कर रहे हैं और ये एक अच्छा प्रयास है। ओके। और वैसे वैसे कई बार लोग, जब मैं बिहार से बाहर बैठा हूं या जब हम बाहर लोगों की बात करते हैं, बहुत से लोग या बहुत से विश्लेषक ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर का भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरह से वो उनको एलाइज के तौर पे भी देखते हैं। इसको बिहार की राजनीति में मैं आपसे फैक्ट्स ना पूछ के बिहार में जो सामान्य पत्रकार हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके बीच के कन्वर्सेशन में इसको किस तरह से देखा जाता है, या उनके अपनी अवधारणा में प्रशांत किशोर की पोजीशनिंग क्या है, वो किधर खड़े हैं? देखिए, मेरी अपनी सोच जो है या मेरा अपना जो मानना है, प्रशांत किशोर को भाजपा के साथ जोड़ना या कांग्रेस के साथ जोड़ना ये अभी सही वक्त नहीं होगा, क्योंकि उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। उन्होंने भाजपा के साथ भी काम किया है, कांग्रेस के साथ भी उन्होंने काम करने की कोशिश की, अपना प्रेजेंटेशन वगैरह उनकी पार्टी में सुधार के लिए दिया था उन्होंने, और वो सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार भी करते रहे। तो भाजपा का एक एजेंडा जरूर रहा है, जाति जनगणना की मांग करती रही है कांग्रेस और बाकी जो महागठबंधन के दल है, भाजपा उसका विरोध करती रही है। और यही मुद्दा प्रशांत किशोर भी लेके लोगों के बीच जा रहे हैं कि जाति से ऊपर उठिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। तो दूसरा ये है कि बिहार की राजनीति में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि जाति बड़ा प्रभावी है। तो प्रशांत किशोर जिस बिरादरी से आते हैं तो उसका भी एक प्रभाव है। भाजपा को लोग मानते हैं कि सवर्णों की पार्टी है, और प्रशांत किशोर भी सवर्ण बिरादरी से ही आते हैं, और जिस इलाके से वो आते हैं तो वहां ब्राह्मणों का या बड़ा वर्चस्व रहा है। तो आप देखिएगा कि जो महागठबंधन के दल हैं, उन्होंने, प्रशांत किशोर ने अपने नाम के पीछे टाइटल नहीं लगा रखा है, लेकिन महागठबंधन के जो दल हैं
उन्होंने जी, उनको निशाने पे उनकी जाति के नाम पे जरूर लेना शुरू कर दिया है। उनके पीछे जब उनके ट्वीट आप देखेंगे या सोशल मीडिया पे जब उनकी ट्रोलिंग होती है, तो आप जी। देखेंगे तो प्रशांत किशोर पांडे कह के लोग उनको जरूर बुलाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक नया विषय है और हो सकता है कि ये एक वजह रही हो कि लोगों के मन में ये धारणा बनाई जाए कि भाजपा की बी टीम है या मोदी के समर्थक हैं या जो भी हो। लेकिन फिलहाल जो प्रशांत किशोर के भाषणों को आप गौर से देखिएगा या उनकी हुँ, सभाओं में जब आप जाइएगा तो 2 चीजें आप देखिएगा कि वो मोदी पर भी प्रहार प्रहार कर रहे हैं। बिहार में चूंकि नीतीश कुमार की सरकार है और वो दावा कर रहे हैं कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो ये लाजिमी है कि नीतीश कुमार पर भी वो आक्रामक होंगे। वो नीतीश बिल कुमार पे भी हमले कर रहे हैं, मोदी पर भी हमले कर रहे हैं और परिवारवाद के नाम पे लालू प्रसाद का जो परिवार है या राष्ट्रीय जनता दल जो है, उस पर भी लगातार हमलावर हैं। इसलिए फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किसकी टीम में शामिल। अच्छा अतुल जी, छठी मैया के घाट पे ये लालू जी को क्या हो गया? वो नीतीश जी की तारीफ क्यों कर रहे थे? देखिए लालू जी एक बहुत परिपक्व राजनेता है। जी, बिहार की राजनीति में उनका अपना एक कद है और लंबे समय से राजनीति भी करते रहे हैं। और नीतीश कुमार हों या लालू प्रसाद हों, दोनों जेपी के आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद जी की पार्टी है, उसके साथ जेडीयू का गठबंधन भी रहा है बिहार में और उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार भी बनाई है। और इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। तो ये बीच में महागठबंधन का प्रयास भी था कि भाई नीतीश अगर पाला बदल लेते हैं, तो मोदी की सरकार केंद्र में गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार वहां बनाने में उनको सफलता मिल जाएगी। तो देखिए राजनीति में कोई स्थायी दुश्मनी तो होती नहीं है और ये चलता है तो हो सकता है कि लालू एक चारा फेंक रहे हों उनकी तरफ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक्चुअली में जो हमने जो आपसे जितना समझा, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में मतलब राजनीति में दूसरे बहुत से विकल्प मिलने जा रहे हैं। क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है क्या कि बिहार में प्रशांत किशोर और तमाम दूसरे विकल्प खड़े होंगे और समय के साथ बिहार की राजनीति में वोटरों के पास ज्यादा विकल्प होंगे और ज्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे? ऐसा इस तरह से क्या देखा जा सकता है क्या? देखिए निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर ने बिहार के वोटरों के सामने एक विकल्प तो पेश कर दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 90 के बाद राजद बिहार की सत्ता में काबिज रहा, उसके पहले कांग्रेस थी। जी, 96-97 के बाद भाजपा और जदयू का जो आपस में समझौता हुआ, उसके बाद वो सामने आना शुरू हुआ। तो बिहार की जनता के पास या यहाँ के वोटरों के पास आप कह लीजिए कि 2 ही विकल्प थे। लालू के शासन को नीतीश कुमार ने जंगल राज कह के वोट के लिए जनता को लुभाया या जो भी था, जनता का जो भी ग्रीवांसेस था उसको दूर करने की कोशिश की और वो लगातार जंगल राज के नाम पे ही बिहार की सत्ता में काबिज रहे। जी, जनता के पास 2 ही विकल्प था, या तो वो जदयू या भाजपा के गठबंधन को वोट दे या महागठबंधन को वोट दे, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बिहार की राजनीति का परिदृश्य बदल गया है। एक कहिए कि एक तीसरा प्लेयर जो है वो बिहार के मैदान में अब आ गया है और लोगों की नजर प्रशांत किशोर पर भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर की छवि एक विशुद्ध राजनेता की नहीं रही है जी, और उनको लोग एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में बेहतर तरीके से जानते हैं और लोगों में एक धारणा भी है कि प्रशांत किशोर बड़े बड़े राजनेताओं को चुनाव जितवाते रहे। बिल्कुल। तो ये उन्होंने काम भी किया है और उनकी छवि भी बेदाग है। तो जी, एक अच्छा विकल्प तो है बिहार की जनता के सामने, लेकिन प्रशांत किशोर इस पे कितना खरा उतर पाएंगे और वोटरों में उनका कितना एक्सेप्टेंस होगा, ये कहना अभी मुश्किल है।
लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूंकि विधानसभा चुनाव का बहुत वक्त भी नहीं है, दिसंबर के बाद हो सकता है चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए और उसमें प्रशांत किशोर को अपना जलवा दिखाना हो। बिल्कुल। मैं चूंकि मुझे पता है कि इतनी शानदार बातचीत हो रही है और इसमें समय की आपकी भी सीमा है और इस कार्यक्रम में, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बरक्स अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहां खड़ी है, या क्या आपको लगता है कि भविष्य में, क्योंकि जिस तरह से नई नई पार्टियों का रोज उदय हो रहा है, क्या कांग्रेस अपनी पोजीशन बनाने हुए दिख रही है, या कुछ उनके अंदर भी कहीं भीतर से कुछ हलचल है, इस बारे में वो सोच रहे हैं कुछ कि कैसे पार्टी खड़ी हो सकती है, या उन्होंने अपनी भूमिका मान के बैठ चुकी है कांग्रेस कि बिहार में उनकी भूमिका जो है वो पीछे ही होगी? इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपके सामने अभी उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आए, वो ताजा उदाहरण है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ती है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि उसने अपना जनाधार खो दिया है उत्तर प्रदेश में। और बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने लालू के साथ गठबंधन किया और लालू को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवाई, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो या तो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया या फिर आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, आप कह लीजिए कि वो भी एक तरह से बट गए। जो परंपरागत कांग्रेसी थे वही बच गए, लेकिन चूंकि पार्टी ही अस्तित्व में नहीं थी उस स्तर पर कि उसके कार्यकर्ता जोर भी लगाते तो पार्टी बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाती थी। तो कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के सहारे राज्यों में अपना सर्वाइवल ढूंढ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कांग्रेस निश्चित तौर पर एक सबसे पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसका वजूद है और आगे भी रहेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर बात करें तो कांग्रेस फिलहाल उस स्तर पे अभी प्रदर्शन करती दिख नहीं रही। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये है सर कि बिहार में जो नए चेहरे हैं, वो तेजस्वी हों, तेज प्रताप हों, इस तरह के जो नए चेहरे हैं या जो भी नए लड़के हों, उनको देखते हुए क्या लगता है कि 2006 तक बिहार की राजनीति का जो प्रतिमान था, जिस तरह से गढ़ा गया था पूरे देश में, क्या उसका अंत होता दिख रहा है, या बिहार एक नए फेज में जो थोड़ा सकारात्मक है, या उस पर छाया है पुरानी राजनीति का, या कार्यकर्ताओं में अभी भी उस तरह का दबाव है, या क्या किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई बदलाव आती दिख रही है बिहार की? जो कि हमारा आज का टॉपिक भी इस तरह का था, बिहार की राजनीति में दबंगई का समाजशास्त्र, तो क्या वो दबंगई जो एक खास तरह का पर्सनैलिटी कल्ट हुआ करता था, क्या वो कुछ कम हुआ है या कम होता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो काम कर रही है, या उन्होंने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, तो आप अगर थोड़ा उसका स्वरूप बदल दें तो बिहार में ठीक वैसा ही बदलाव नीतीश कुमार ने 2006 में किया था। फर्क यही था कि योगी जी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और उनके शासन में बुलडोजर चलता है और वो डंके की चोट पे काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बुलडोजर की जगह कानून का सहारा लिया था और लॉ के जरिए उन्होंने दबंगों पे नियंत्रण करने की कोशिश की थी। तो देखिए, 2006 से और 2024 ये करीब 22 साल, 2 दशक बीत गए। बिल्कुल। तो ये लंबा दशक होता है, इसमें एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। तो बिहार में काफी कुछ बदल चुका है और जो एक था कि भाई 90 के दशक में लोग बोलेरो से राइफल का नाल निकाल के घूमा करते थे, तो नीतीश कुमार ने उस पर अंकुश लगाया था। वो दौर बीता हुआ दौर है और बाहुबलियों का दौर अब बिहार में नहीं है, क्योंकि जनता भी जागरूक हो चुकी है और सोशल मीडिया का दौर है, तो वो स्तर भी अब नहीं रहा, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। इसलिए जो जीतेगा या जिसकी भी सरकार बनेगी उसको काम करना पड़ेगा और रोजगार देने होंगे, डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब बदला हुआ बिहार है और नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम भी किए हैं और लोगों के मन में अब डेवलपमेंट की एक भूख भी है, इसलिए दबंगई के जोर पे अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते बिहार। बिल्कुल ठीक बात। अतुल जी, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शानदार बातें की और मुझे लगता है कि आगे जो है
हम आपसे, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि कोजागरी के लिए स्पेशली आप जुड़ते रहें, ज्वाइन करते रहें और बिहार के